सही भाई, ये प्रीवियस क्लास का कोड हमारे पास आ गया है, जो ऑथेंटिकेशन वाला काम हमने किया था। अच्छा ये चल कैसे रहा था, ये आपका एंट्री पॉइंट था, ठीक है, मतलब मेन फाइल जिसको आप कहते हो। तो यूज़र सबसे पहले यहीं पे लैंड करेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, यूज़र यहाँ पे लैंड करेगा तो सिंपल यहाँ पे कोई स्लैश का राउट नहीं है, तो इसका मतलब स्लैश पे तो उसको सीधा सीधा मिल जाएगा कैन नॉट गेट स्लैश राउट। तो ठीक है, अभी अगर यूज़र स्लैश ऑथ पे राउट लैंड करता है तो हम उसको कहाँ पे भेज देंगे, ऑथ पे भेज देंगे। ऑथ कहाँ से आ रहा है भाई, ऑथ आ रहा है हमारे पास राउट्स के अंदर से। अगर यूज़र ने स्लैश ऑथ की रिक्वेस्ट करी, अच्छा मैं दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ, ये बाज़ों का इंटरनेट की वजह से होता है। सही भाई, अच्छा सर्वर को ज़रा चला लेते हैं कि ये हमारे पास चल रहा है विदाउट एनी एरर या नहीं। तो सबसे पहले टर्मिनल पे आने के बाद आप इसको शिफ्ट किस पे करते हैं, CMD पे, सही है। और उसके बाद npm क्या करना है, सबसे पहले npm आई करना है, सही है, npm इंस्टॉल करना है ताकि नोन मॉड्यूल्स आ जाए। एंड देन फिर आप क्या करोगे, npm रन स्टार्ट। और सर्वर हमारा चल रहा है, इसका मतलब कोई एरर वगैरह नहीं है, सारा काम जो प्रीवियस क्लास वाला था वो चल रहा था। अच्छा इसका एक दफ़ा चला के देखिए क्या कि ये यूज़र्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एक दफ़ा चलाते हैं इसको, पोस्टमैन पे आते हैं, /4000/auth/login। मैंने इसको दे दिया test@gmail.com। पासवर्ड मैं कुछ ऐसा रखूँगा कि मुझे याद भी रहे, 123456, ठीक है। पोस्ट की रिक्वेस्ट मैंने भेजी और मैं करता हूँ सेंड। अच्छा ये लॉगिन पे हूँ मैं, पहले तो साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप, यूज़र क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ लॉगिन पे और इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आया, क्यों ऐसा आया देख लेते हैं। अच्छा ये हैश वाला काम मेरे ख्याल से हमने कर लिया था ना, तो ज़रा मैं हैशिंग वाला काम थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। सही भाई, यहाँ पे हमने हैश किया हुआ था जब हम पासवर्ड स्टोर करवा रहे थे, तो ये आ रहा है हमारे पास इनक्रिप्टेड पासवर्ड। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सही भाई। अभी सिंपल यहाँ से मैंने इनक्रिप्टेड पासवर्ड हटाया, दोबारा से मैं आ जाऊँगा यहाँ पे यूज़र्स में, इसको मैंने कर दिया एम्प्टी। और यहाँ पे आके दोबारा मैं करूँगा साइन अप। आवाज़ किसकी आ रही भाई इधर से, देखो अगर मैंने देख लिया ना आप बात कर रहे हो या जो भी आवाज़ वगैरह आएगी मैं आउट कर दूँगा क्लास से, सही है। तो अभी यहाँ पे आते हैं, साइन अप करते हैं, इसको सेंड किया मैंने, यूज़र क्रिएटेड। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन सक्सेस, इसका मतलब काम प्रॉपर यहाँ तक बन रहा है जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। अब यहाँ तक ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपने इसी काम को थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड करना है, ठीक है। कैसे एक्सपेंड करना है, एक तरीका तो ये है कि ये जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है ना, ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। ये कौन से फॉर्म में होना चाहिए, हैश फॉर्म में। हैश फॉर्म क्या होता है, इस प्लेन टेक्स्ट का इनक्रिप्टेड वर्जन होता है, ठीक है। इनक्रिप्टेड आप किसको कहते हो कि वो डेटा प्रॉपर रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। अब हम क्यों इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर रहे हैं, उसका रीज़न हमने पढ़ा था कि अगर आपका इनकेस डेटाबेस हैक हो जाता है तो यूज़र्स के पासवर्ड तो गए, यूज़र का पासवर्ड गया मतलब उसका अकाउंट गया, अकाउंट गया तो मतलब आपकी कंपनी बैठ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमेशा आपने ध्यान में रखना होता है कि कभी भी आप इस पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में नहीं स्टोर करेंगे। अच्छा चलो हैक ना भी हो रहा है, एडमिन के पास जो है ना अगर फॉर एग्जांपल एडमिन ने क्वेरी हिट करी कि सिंपल ये यूज़र है, यूज़र डॉट पासवर्ड ला कर दो, यकीनन एडमिन के पास भी पासवर्ड नहीं जाना चाहिए यूज़र का। या कोई हमारे पास दूसरा एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का जो है ना, कोई भी दूसरा एम्प्लॉय पासवर्ड वगैरह या उसके बड़े पोस्ट का जो बंदा है वो पासवर्ड उसका नहीं देख सकता। पासवर्ड आपका हमेशा किस में होना चाहिए, हैश फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड के अलावा और भी कुछ हमारे पास सेंसिटिव डेटा होते हैं जिसको हैश फॉर्म में रखा जाता है। फ़िलहाल एग्जांपल के लिए हम पासवर्ड रख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे पासवर्ड को हमने क्या करना है, हैश फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि आप यूज़ कर लेंगे बीक्रिप्ट का, सही भाई। आप सिंपल यहाँ पे आएँ और यहाँ पे सर्च करें बीक्रिप्ट
सही भाई। bcrypt आपने सर्च किया, आप सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके इसको क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। मैं चेक कर लेता हूँ, शायद लास्ट क्लास में हमने किया था, तो उसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है दोबारा से। bcrypt सही है, bcrypt यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको इंस्टॉल करना है ताकि ये चीज़ें आपके पास प्रॉपर चलें। अब इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे पासवर्ड स्टोर हो रहा है ना, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड स्टोर हो रहा है, अब उसको पहले आपने हैश करना है एंड देन क्या करना है, पासवर्ड को स्टोर करना है। तो पासवर्ड स्टोर कहाँ पे हो रहा था, मॉडल्स के अंदर, सही है, मॉडल्स के अंदर यूज़र। यहाँ पे आपने जो है ना, जब आप राइट डेटा कर रहे थे उस टाइम पे पासवर्ड स्टोर हो रहा था। राइट डेटा किधर है भाई आपका, ये रहा। अब राइट डेटा को, डेटा आपने पास किया हुआ है, तो ये वाला डेटा कहाँ दे रहे हो आप, ये वाला डेटा जब आपने राइट डेटा कॉल किया होगा, तो राइट डेटा ये कॉल हो रहा है और यहाँ पे आपने ये सारा डेटा दिया हुआ है यूज़र को स्टोर करवाने का, सही है भाई। अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड के ऊपर आप क्या स्टोर कर सकते हो, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये वाला काम किस तरह से मैंने किया था ये हमने याद नहीं किया, सही है। तो सिंपल यहाँ पे जो ना, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। सिंपल आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हैं और यहाँ पे चेक करें, इसने कहा कि सबसे पहले इसको इंस्टॉल करो, हमने ऑलरेडी कर रखा है इसको इंस्टॉल। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इसको आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे लाके सिंपल क्या कर दिया, मैंने इंपोर्ट कर दिया, सही है। अब सिंपल इंपोर्ट की जगह हम यूज़ क्या कर रहे हैं, रिक्वायर यूज़ कर रहे हैं। तो रिक्वायर वाला तरीका भी सिंपल आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं है, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ना, ये इन्होंने इंपोर्ट से लाया हुआ है यहाँ पे, सही है। तो फिलहाल आप इसको इंपोर्ट की जगह क्या कर सकते हो, रिक्वायर कर सकते हो। अच्छा ये इंपोर्ट है, अगर मैं चाहूँ तो इंपोर्ट भी चला सकता हूँ, सही है। उसका चलाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मेरे ख्याल से शुरू में आप लोगों ने इंपोर्ट ही पढ़ा हुआ है ना, तो खैर उसको हम देखेंगे बाद में। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको रिक्वायर कर लेता हूँ, इसको रख देते हैं कांस्टेंट में। और ये वाला काम सिंपल मुझे क्या करना है, रिक्वायर करना है, सही भाई। और इस पूरे को उठा के बंद कर देते हैं यहाँ पे, सही है। अब bcrypt हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, bcrypt चाहिए सिंपल bcrypt से। और क्योंकि हमने जो इसको इंस्टॉल किया था इसका नाम क्या था, bcrypt था ना, तो मेरे ख्याल से JS लिखने की यहाँ पे नीड नहीं। अब दोबारा से आते हैं मॉडल्स के अंदर। अब हमने bcrypt को क्या कर लिया, रिक्वायर कर लिया। अब bcrypt रिक्वायर हो चुका है, तो इसके अंदर जितने भी मेथड्स वगैरह उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हमें इसके मेथड को यूज़ करना है जब हम डेटा को भेज रहे हैं। तो डेटा हमने भेजा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, bcrypt डॉट हैश का मेथड यूज़ करूँगा, सही है भाई। हैश के मेथड को आप कितनी चीज़ें देते हैं, हैश के मेथड को सबसे पहले आप देते हो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड जो यूज़र ने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से दिया हुआ है, वो सिंपल आपको कहाँ से मिल रहा था, इसके पैरामीटर से। तो सिंपल आप यहाँ से क्या दे सकते हो, इसको पासवर्ड। और पासवर्ड देने के बाद सिंपल आपने इसको देना होता है सॉल्ट नंबर। सॉल्ट नंबर क्या होता है कि कितने राउंड्स बेसिकली इसमें चलाने, मैंने आपको बताया था कि 12 और 16 आप यहाँ पे चला सकते हो, ये एक आइडियल नंबर होता है। अगर आप चाहो इससे ज़्यादा करना तो वो भी करवाया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि जितने दफ़ा ये इसको सॉल्व करेगा या इसके ऊपर हैशिंग करेगा उतना टाइम भी इसको लगना है। अब ये bcrypt होने में यकीनन थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये bcrypt आपके पास एसिंक्रोनस है, तो इसको मैं अवेट कर सकता हूँ। फंक्शन ऑलरेडी एसिंग है, फंक्शन ऑलरेडी एसिंग है, तो अवेट में कोई इशू नहीं आएगा। अब सिंपल इस पूरे काम को उठा के मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे रख सकता हूँ। तो बेहतर है इसको वेरिएबल में रखते हैं, कांस्टेंट इनक्रिप्टेड पासवर्ड, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनक्रिप्टेड पासवर्ड, सही भाई। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया इनक्रिप्टेड पासवर्ड, और बल्कि पासवर्ड की की के ऊपर ही रखवा देते हैं। इस तरह से इनक्रिप्टेड पासवर्ड की के ऊपर ये स्टोर हो जाएगा, सही है। तो पासवर्ड की के ऊपर इसको रखवा देते हैं, पासवर्ड कॉलन इनक्रिप्टेड पासवर्ड। अब ज़रा यूज़र क्रिएट करेंगे यहाँ पे, साइन अप, और दिस इज टेस्ट नंबर 1, सही भाई। यूज़र क्रिएटेड हो गया, यहाँ पे आगे चेक करते हैं, सही भाई। पासवर्ड स्टोर भी हो गया और पासवर्ड हमारा रीडेबल फॉर्म में नहीं है। देखो मैंने लिखा गया था पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, है ना। कोई भी देख के इसको बता नहीं सकता कि पासवर्ड क्या है 1 2 3 4
5 6। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना लॉगिन करते हैं। सही भाई, यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं लॉगिन। सही है, पासवर्ड हमारा यही था 123456। पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं लॉगिन पे, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो पासवर्ड है ना वो हैश फॉर्म में है, और यूज़र ने प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड दिया, कंपैरिजन हैश फॉर्म के साथ चल रही, और वो हैश फॉर्म प्लेन टेक्स्ट से कभी भी कंपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बूलियन बेसिकली आपको आंसर फॉल्स में दे रहा है, और जब फॉल्स आ रहा है तो आपने कंडीशन लगाई हुई कि इनवैलिड पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। अब ज़रा आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कंपैरिजन चल रही है ना, तो यूज़र से सबसे पहले क्या करना है, प्लेन लेकर, ठीक है, उसको कंपेयर करवाना है किससे, जो आपका हैश फॉर्म है, लेकिन उसको डिक्रिप्ट करके कंपेयर करवाना है। अगर डिक्रिप्ट करके आप कंपेयर नहीं करोगे तो कभी भी वो कंपेयर होकर आंसर लाकर नहीं देगा। लेकिन इसको डिक्रिप्ट आप कर नहीं सकते, खुद भी डिक्रिप्ट आप इसको नहीं कर सकते, लेकिन कंपेयर करने के लिए इसने मेथड दिया हुआ है कि सिंपल आप यहाँ पे जो है ना इसको कंपेयर करवा सकते हैं। आप चेक करो, ये कंपेयर आपको मिल जाएगा, डिक्रिप्ट डॉट कंपेयर। सही है, तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद आ जाते हैं जल्दी से, कंपेरिजन वाला काम कंट्रोलर में हो रहा है। ये रहा कि अगर यूज़र का जो पासवर्ड है वो ट्रिपल इक्वल टू पासवर्ड है, ये वाला पासवर्ड आपके पास हैश फॉर्म में आ रहा है, और ये आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो ना अवेट के साथ चला दो बीक्रिप्ट, और बीक्रिप्ट के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर। तो सिंपल आप बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर। सही है, अच्छा ये मुझे सजेशन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो जल्दी से इसको कांस्टेंट सही भाई, और ये स्पेलिंग इसकी ठीक करते हैं, क्या चीज़, सही भाई, ये स्पेलिंग भी यहाँ पे जो ना मैंने दोबारा कॉपी कर दिया उधर ही, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लाकर पेस्ट, और यहाँ पे भी लाके पेस्ट कर देते हैं। सही भाई, अच्छा बीक्रिप्ट यहाँ पे ये जो ना कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये भी बीक्रिप्ट है, ये भी बीक्रिप्ट है, तो इसका नाम मैं कर देता हूँ इनक्रिप्टेड पासवर्ड। सही है, इसके अंदर हमारे पास इनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा। अच्छा ये जो कंपेयर है ना, इसके अंदर सिंपल हमने क्या क्या देना होता है, इसके अंदर सिंपल हमने देना होता है कि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। सही भाई, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसको रखा वेरिएबल के अंदर, ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल में, और अवेट उठा के यहाँ लगा देते हैं। सही भाई, अब ये जो बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर है वो हमारे पास एसिंक्रोनस चलेगा, और ऑलरेडी हमने इसको एसिंक्रोनस किया हुआ है, अवेट में चला सकता हूँ, ये आ जाएगा इनक्रिप्टेड के अंदर। कंपेयर को कितनी चीज़ें आपने देनी है, कंपेयर को आपने कौन कौन सी चीज़ें देनी है, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड और हैश पासवर्ड। ठीक है, तो हैश पासवर्ड सिंपल आपको कहाँ से मिलेगा, यूज़र डॉट पासवर्ड से, और प्लेन पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, पासवर्ड से मिलेगा। सही है, तो ज़रा यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं, इन्होंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पे काम किया हुआ है, ये रहा। तो सिंपल जो ना यहाँ पे ये प्लेन टेक्स्ट दे रहे हैं, फिर उसके बाद हैश दे रहे हैं। मैं आता हूँ ज़रा कोई कॉल बैक वाला चेक करता हूँ, कोई कॉल बैक वाली एग्जांपल है क्या यहाँ पे। इन्होंने कंपेयर लगाया हुआ, लेकिन कॉल बैक वाली एग्जांपल नहीं है ना, तो हैश आ गया, और यहाँ पे ठीक है, अभी देखते हैं, ये रहा, ये तो खैर हैश है ना। अच्छा हम बीक्रिप्ट जेएस पे ना, मुझे चाहिए बीक्रिप्ट, क्या चीज़, ये भी जेएस है, ये बीक्रिप्ट चल रहा है मेरे ख्याल से, देखते हैं अभी देखते हैं। ये आ गया कंपेयर, और ये मिल रहा है मुझे, ये प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आप इसको दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, हैश दे सकते हो, उसके बाद कॉल बैक आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड दे दूँगा। अच्छा हमारा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, यूज़र डॉट पासवर्ड से आ रहा है या पासवर्ड से,
हाँ भाई आतिफ, पासवर्ड से आ रहा है, यूज़र डॉट पासवर्ड से आ रहा है, पासवर्ड से आ रहा है। और हैश पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, यूज़र डॉट पासवर्ड। सही भाई। अब यहाँ पे पासवर्ड भी आ गया, यूज़र डॉट पासवर्ड भी आ गया। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। अब ये जो है ना, ये मुझे कंपेयर करके बता देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली कंपैरिजन हटाकर मैं दे देता हूँ कि अगर यूज़र है और साथ में इनक्रिप्टेड है तो लॉगिन सक्सेसफुल आना चाहिए, वरना फिर ये आ जाएगा। चला कर देखते हैं इसको, चल रहा है नहीं चल रहा। अभी मैंने कॉल बैक खैर दिया नहीं है, देखते हैं। अभी इनवैलिड आ रहा था, मैंने इसको सेंड किया, लॉगिन सक्सेस आया। ठीक है, इसका मतलब कंपैरिजन चल रही है। मैं अगर पासवर्ड को चेंज करूँ 7 8 डाल दूँ और यहाँ पे मैंने सेंड किया और यहाँ पे इनवैलिड आया, इसका मतलब कंपैरिजन हमारी चल रही है। और ये जो ना इनक्रिप्टेड वाले से ही कंपेयर कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यूज़र्स पुराना हटा देता हूँ जिसके अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट नहीं था। एक नया फ्रेश यूज़र क्रिएट करेंगे और इसका ईमेल मैं कर देता हूँ दिस इज़ user@gmail.com और इसका पासवर्ड है 123456। सही भाई। यहाँ पे मैंने सेंड किया, पास ये क्रिएटेड हो गया। पासवर्ड चेक करते हैं हैश फॉर्म में है या नहीं है। और पासवर्ड हमारा हैश फॉर्म में आया ना, 123456 पासवर्ड हमारे पास हैश फॉर्म में मौजूद है। अब पासवर्ड हैश फॉर्म में मौजूद है, आईडी वगैरह हमने date.now करके किया था, ईमेल इसका user@gmail.com में आ गया। अब आते हैं ज़रा लॉगिन पे। लॉगिन पे यूज़र ने अभी भी पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में ही दिया है। सही, यूज़र को तो प्लेन टेक्स्ट ही पता है ना। तो अब सिंपल हम इसको लॉगिन कर रहे हैं और हमने लॉगिन यहाँ पे चेंज कर दिया है। लॉगिन पे आते हैं और ये लॉगिन सक्सेस, इसका मतलब कंपैरिजन वाला काम हमारा बन रहा है। ठीक है, अगर आप पासवर्ड यहाँ से गलत दोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे 8 दे दिया और आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इनवैलिड और जो ना इनवैलिड का जो आपने चेक लगाया होता है इफ एल्स के अंदर, वो चीज़ आपके पास चल रही है। इसका मतलब यहाँ तक तो काम बन रहा है कि यहाँ पे सिंपल हम कंपेयर भी कर पा रहे हैं, यहाँ पे हैश भी हो रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आते हैं ज़रा जेसॉन वेब टोकन पे। ठीक है, अच्छा जेसॉन वेब टोकन का नाम किसी ने सुना है आज से पहले? किसी ने भी नहीं सुना? सुना है? देखो अभी हो क्या रहा है, यूज़र को हम जो ना साइन अप भी करवा रहे हैं, लॉगिन भी करवा रहे हैं, सारी चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन हमें कहीं पे भी ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा यूज़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ हम उसको ऑथेंटिकेट कर पा रहे हैं, ऑथराइज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऑथेंटिकेट का मतलब ठीक है, ये हमारा यूज़र है और इसका डेटा पड़ा हुआ है हमारे फाइल में या डेटाबेस के अंदर, हम लॉगिन करवा रहे हैं इसको, लेकिन हमें यही नहीं पता कि यूज़र कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास फेसबुक है, दो उसके यूज़र्स हैं, दोनों ने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, दोनों के पास अपनी अपनी चीज़ें ऑथराइजेशन वाली होती हैं कि वो अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, दूसरा अपनी प्रोफाइल। अब यहाँ पे जो है ना हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा यूज़र कौन सा है। दोनों आपके पास जो है ना लॉगिन दोनों कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों का अकाउंट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑथराइजेशन इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपने यहाँ पे इसको कोई लॉगिन करवाते हुए कोई टोकन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी थी। जैसे कि आपका आईडी कार्ड नंबर होता है ना, आप सारे इस्लानी के स्टूडेंट हो, सही है, आप सारे स्टूडेंट हो। अब कुछ स्टूडेंट जो है ना जैसे कि वॉल्टियर भी होते हैं, तो किस तरह से जो है ना स्टूडेंट को कैच किया जाएगा कि ये वॉल्टियर है या नहीं है, तो उनका आईडी कार्ड नंबर होता है कि यार ये आईडी कार्ड वाले जो है ना सारे वॉल्टियर हैं, इनके अलावा वो सारे वॉल्टियर नहीं हैं, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ना आपने लॉगिन तो करवा दिया, सारी चीज़ें चल भी रही हैं, लेकिन आप सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ लॉगिन करवा रहे हो। आप एक काम करो, जब ये लॉगिन कर रहा है ना तो एक इसको स्पेशल नंबर दे दो ताकि बाद में पता चल जाए कि ये कौन सा यूज़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल आतिफ़ ने और ज़िशान ने लॉगिन किया, मैंने आतिफ़ को नंबर दिया 1, ज़िशान को नंबर दिया 2। अब ज़िशान जब भी रिक्वेस्ट करेगा अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए तो मैं बोलूँगा अपना टोकन नंबर बताओ। अगर ये 2 बताता है तो ठीक है, मैंने बोला सही है, इसको करने दो। अगर ये 1 बताएगा तो मैं इसको करने नहीं दूंगा क्योंकि 1 टोकन नंबर तो मैंने आतिफ़ को दिया था। तो इस तरह से बेसिकली आपने ऑथराइजेशन करनी होती है। ऑथेंटिकेशन अलग चीज़ है, ऑथराइजेशन अलग चीज़ है, सही है। तो अब ऑथराइजेशन वाला काम हमने करना है। अब ये वाला काम क्या है कि सिंपल अगर आप टोकन वगैरह मैनुअली जनरेट करा के देंगे तो काम तो बन जाएगा, लेकिन टोकन आप कितने बना के दे सकते हो रैंडम। आपने रैंडम चला दिया, date.now कर दिया टोकन बनाने के लिए, लेकिन उसमें भी फिर भी एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि आपने अगर date.now से किया हुआ है ना, एक ही टाइम पे अगर आपकी एप्लीकेशन कोई बड़ी एप्लीकेशन है तो 10-12 यूज़र्स एक ही टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि फ़ेसबुक एक ही टाइम पे बहुत सारे यूज़र्स लॉगिन कर सकते हैं। date.now कोई नया काम नहीं करता, वो मिली सेकेंड ला के देता है।
तो उसी सेम मिली सेकेंड के अंदर वो सारे जो है ना सबका टोकन सेम हो जाएगा। कोई भी किसी का प्रोफाइल अपडेट कर देगा, किसी के भी प्रोफाइल से कोई किसी को कमेंट करेगा, गाड़ी कहीं और लग जाएगी। सही है, तो ये सब काम खैर हो जाता है फेसबुक में। तो अभी सिंपल जो है ना यहाँ पे हमने काम करना है ऑथराइजेशन वाला। ऑथराइजेशन वाला काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं टोकन का। क्योंकि हम टोकन बेस ऑथेंटिकेशन पढ़ रहे थे, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, आप चाहो तो सेशन बेस भी करवा सकते हो। सही है, तो टोकन बेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए सिर्फ जेसॉन वेब टोकन ही नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जेसॉन वेब टोकन बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में, तो इस वजह से हम जेसॉन वेब टोकन देख रहे हैं। सिंपल, आपने सबसे पहले तो जेसॉन वेब टोकन को इंस्टॉल कर लेना है। अब आ जाए npm पे और इसको कर लें जेसॉन वेब टोकन को इंस्टॉल। अभी सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा टर्मिनल और यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। सही पे, और यहाँ पे इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया, कॉपी हो गया था, ठीक है। सही भाई, जेसॉन वेब टोकन इंस्टॉल हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये कोई नया पैकेज है, हमें नहीं पता कैसे इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को 10,000 नए पैकेजेस आप यूज़ करोगे और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। कोई भी नई चीज़ इसी तरह से सीखी जाती है। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कैसे यूज़ होगा, हम जल्दी से जो है इंस्टॉल करने के बाद आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। इसने कहा कि इंस्टॉल करो, हमने बोला ऑलरेडी हमने कर रखा है। नीचे आते हैं थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इसको क्या कर लो, रिक्वायर कर लो, तो मैंने बोला रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है ये टोकन किस तरह से बना कर देगा कि सिंपल JWT को रिक्वायर करने के बाद जो है ना, JWT को रिक्वायर करने के बाद आपने क्या करना पड़ेगा, JWT डॉट साइन का मेथड यूज़ करना है। सही है, और सिंपल जो है ना साइन के मेथड को यूज़ करने के बाद आप इसको एक डेटा दे दोगे। सही है, इस डेटा के बिहाफ पे ये आपको टोकन जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल आपने इसको जो है ना यूज़र की आईडी दे दी, यूज़र की आईडी के बिहाफ पे ये आपको टोकन जनरेट करके दे देगा, या यूज़र का ईमेल आप दे सकते हो। ईमेल भी तो यूनिक होता है ना, तो यूज़र का ईमेल आप दे सकते हो। बाद में इसी डेटा से ये आपको बता देगा कि ये वाले टोकन को डिकोड करके कि ये वाला यूज़र है। फॉर एग्जांपल आपने इसको ईमेल दिया talha@gmail.com। सही है, इसने इससे लिया ईमेल और इसका जो है ना एक स्पेशल टोकन बनाकर दे दिया। जब आप कहोगे कि यार ये इस टोकन को डिकोड करो, ज़रा चेक करके बताओ कि यूज़र कौन है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोफाइल अपडेट करने की, तो इसके बिहाफ पे वो आपको टोकन को डिकोड करके बता देगा कि यार ये यूज़र तो talha@gmail.com है। ठीक है, अगर उसने अपडेट करने की रिक्वेस्ट डाली आतिफ़ के प्रोफाइल को, वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना ये यूज़र आतिफ़ नहीं है, ये कौन है, तलहा है, तो सिंपल आपके पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और उसके बाद ये इन्होंने अपने तरफ से जो ना एक स्ट्रिंग दिया, वही आप इसको इतना समझ लो कि ये आपका की होता है, आपके टोकन बनाने का की है। आप इसी की से इसको बाद में डिकोड कर पाएंगे। सही है, ये की है, जैसे आपके पास लॉक होता है ना, आपने इस की से इसको लॉक कर दिया टोकन को। इस टोकन को अगर लॉक से हटाना है, मतलब चेक करना है कि यूज़र कौन सा है, तो इसी की से आप दोबारा से खोल सकते हो। ठीक है, तो की का नाम आप कुछ भी रखो, कोई इसका मसला नहीं है। आप सिंपल नॉर्मल स्ट्रिंग रख देते हो, कोई भी स्ट्रिंग, आप अपना नाम रख दो, जो भी आपने रखना है आप रखवा सकते हो। लेकिन बेहतर यही है कि इसके अंदर स्पेस और कैपिटल लेटर्स वगैरह इतना नहीं यूज़ करो तो बेहतर है। ठीक है, आपने इसको बहुत ज़्यादा वो करना है तो इसके जो है ना कैरेक्टर्स को आप बढ़ा दो, ताकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर की बन जाए, इससे कोई दूसरा बंदा जल्दी से टोकन को डिकोड नहीं कर पाए। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, टोकन जो है ना, टोकन आपके लोकल स्टोरेज में बाज़ औक़ात सेव करवाना पड़ता है कि इस टोकन से जब वो रिक्वेस्ट करेगा ना, तो हम लोकल स्टोरेज से चेक कर लेंगे। अगर ये की किसी के पास होगी तो वो टोकन को डिकोड कर सकता है ना। टोकन आ रहा है, उसने डिकोड करके चेक कर लिया कि ये यूज़र कौन सा है, यूज़र कौन सा है उसने चेक किया, तो उसका डेटा उसके पास चले जाएगा। तो ये की जो है ना ये स्पेशल होती है, तो सिंपल आप इसको गिटहब पे कभी भी पुश नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ना इसका ये सबसे पहले तो रिक्वायर करते हैं। अच्छा, ये मुझे टोकन जनरेट कब करवाना है, टोकन जनरेट कब करवाना था भाई, जब यूज़र लॉगिन कर रहा है। सही, जब यूज़र लॉगिन कर रहा है तो हम उसको टोकन दे देंगे। तो यहाँ पे आते हैं ज़रा, लॉगिन कर रहा है यूज़र हमारा कंट्रोलर पे ना, क्या चीज़, नहीं, साइन अप करते हुए अगर आपने टोकन दे दिया ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो सेम टोकन आपका बन जाएगा। तो साइन अप करते हुए अगर टोकन देना है उसी के भी पे अगर आपने सारी चीज़ चेक करनी है तो आईडी से कर लो, टोकन की ज़रूरत क्या है, आईडी भी तो यूनिक होती है ना।
क्या चीज़, हाँ यूआईडी। देखो टोकन का मकसद ये है कि आपने अभी लॉगिन किया, सही है, आपको कोई स्पेशल नंबर दे दिया है कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल आप हैकाथॉन के लिए आ रहे हो, ठीक है, आपको हैकाथॉन का कार्ड दिया गया है। अब वो हैकाथॉन का कार्ड जो है ना वैलिड है सिर्फ उस दिन के लिए, हैकाथॉन वाले दिन के लिए। वो हैकाथॉन का कार्ड दिखा के आप अगले दिन आके क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, सही है। तो जब आपने लॉगिन किया है ना, तो वो उस टाइम के लिए ही वैलिड है जब तक आप लॉगिन हो। आपने लॉग आउट किया, वो टोकन गया, सही है। क्यों गया, क्योंकि इनकेस अगर आपके पास टोकन जनरेट होकर आ चुका था, आप लॉग आउट कर चुके हो, टोकन पड़ा हुआ है लोकल स्टोरेज में, वैसे तो रिमूव कर दिया जाता है, तो कोई भी टोकन उठाकर पोस्टमैन से हिट कर सकता है। अगर वो लॉगिन ना भी कर रहा है तो पोस्टमैन से तो हिट कर सकता है ना, यूज़र इंटरफेस नहीं है, तो इसमें से प्रॉब्लम ये वाली आ सकती है, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इसको ज़रा टोकन को जनरेट करवाना है, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसको बार की जगह क्या कर देंगे, कांस्टेंट। अब JWT से जो है ना साइन का मेथड मिल रहा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और टोकन जनरेट करवाना है जब ये सक्सेस हो रहा है ना, तो यहाँ पे करवा लेते हैं, सही भाई। जब ये सारी कंपैरिजन वगैरह बन रही है, जब यूज़र लॉगिन सक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पे हम टोकन जनरेट करवा लेंगे, सही है। और इसको रख देते हैं कांस्टेंट के अंदर। अच्छा, ये वाला की जो है ना, ये आपको जब आप डिकोड करोगे तब भी चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इसको किसी दूसरी फाइल में करके एक्सपोर्ट नहीं करते क्या, कि यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे, जब डिकोड करते हुए चाहिए तो वहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आप रख सकते हो, कोई इसका मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि किसी दूसरी फाइल में रख के एक्सपोर्ट कर दो, ताकि इसको बआसानी किसी दूसरी जगह पे भी आप यूज़ कर लो, जस्ट रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे जो है ना, मैं एक डेटा के अंदर एक फ़ाइल बना रहा हूँ, key.js, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट्स, सही भाई। और इसके अंदर जो ना मैंने स्ट्रिंग रखना था, जैसे कि उन्होंने SSS रखा हुआ था, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ XYZ, ठीक है। मैं जैसे कि अपना मैंने नाम रख दिया, सही है। अब ये की है, इसी के ब्याह पे मैं इसको डिकोड करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं दोबारा से, और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या दे सकता हूँ, सिक्योरिटी की, जो कि कहाँ से आएगा, डेटा से आएगा। एक ही बात है, मैं ये वाला की यहाँ पे भी दे सकता था, कोई इसका मसला नहीं है, लेकिन वो की मुझे डिकोड के टाइम पे भी चाहिए ना, तो बार बार मुझे इसकी नीड है, इस वजह से रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने इसको अलग फाइल में रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने यूज़र का डेटा देना है, जिसके बिहाफ पे आप क्या करेंगे, इसको बाद में डिकोड करके चेक करेंगे कि कौन सा यूज़र है, तो ईमेल के बिहाफ पे दे देते हैं इसको, सही। पासवर्ड पे तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि एक ही पासवर्ड को दूसरा यूज़र भी रख सकता है, कि 123 किसी ने रखा है तो दूसरा भी 123 रख सकता है। ईमेल यूनिक होती है, तो उसको दे देते हैं ईमेल। और मैं एक काम करता हूँ, जो लॉगिन सक्सेस आ रहा है ना, इसके साथ जो इसने टोकन जनरेट करके दिया होगा वो भी दिखा देते हैं, सही है। तो सिंपल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, टोकन जो है ना हमारे पास आ जाएगा यहाँ से टोकन से, और ये टोकन वेरिएबल से आना चाहिए ना, तो इसको उठा के कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, बैकटिक्स, सही भाई। अब लॉगिन सक्सेस और यूज़र का टोकन भी आएगा, तो चेक करते हैं कि ये, हाँ क्या चीज़, ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आपने पढ़ा है ECMAScript 6 के अंदर, ये पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन सक्सेस आएगा, और टोकन के साथ जो ना ये हमारे पास टोकन भी चला जाएगा। देखते हैं, अभी लॉगिन करते हैं ज़रा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, और ज़रा इसको 6 करते हैं। सर्वर नहीं चल रहा क्या, सर्वर हमारा चल रहा होगा ना, सर्वर चल रहा है, ठीक है। वो पैकेज हमने दूसरे उस पर किया था। अभी देखते हैं, यहाँ पे आके मैंने इसको रिक्वेस्ट करी, और ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लॉगिन सक्सेस भी आया, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, टोकन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये जो टोकन है ना, ये टोकन फ़िलहाल कब तक के लिए वैलिड है, ये भी बताया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 मिनट के लिए वैलिड है, 1 घंटे के लिए वैलिड है। ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, इस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल 4 घंटे के लिए वैलिड किया हुआ है ना, तो आपने अभी लॉगिन किया था, आपके पास टोकन आ चुका है, अब 4 घंटे तक आप यूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन, सही है, ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हो आप 24 घंटा यूज़ कर दो, मसले की बात नहीं। अगर कोई रिक्वेस्ट आपने नहीं करी 4 घंटे तक, सही है,
अगर आपने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी 4 घंटे तक तो एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाएगी वहाँ से। आपने देखा अक्सर आप किसी जगह पे लॉगिन करते हो, आप बंद कर देते हो, 2 दिन के बाद जाते हो तो वो दोबारा कहते हैं सेशन फेल्ड हो गया है, दोबारा से उसको क्या कर लो, लॉगिन कर लो, या फिर जो ना टोकन आपका एक्सपायर हो गया, ऊपर लिखा हुआ था टोकन एक्सपायर्ड। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल हमने एक्सपायरेशन वाला कुछ लगाया नहीं है तो टोकन हमारा एक्सपायर होगा नहीं। तो अभी जो ना वैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट भी कर देता है ना 1 घंटे के बाद, तो आप ये अपने मर्ज़ी से भी लगा सकते हो ना, यहाँ पे बता सकते हो कि कितने देर के बाद इसको असल में आपने एक्सपायर करवाना है। ये रहा सही भाई। तो सिंपल आप यहाँ से ये उठाओगे, लगा दोगे कि कितने देर में एक्सपायर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखो साइन के अंदर वो वही सारी चीज़ें हैं ना कि आपने डेटा दिया, किस डेटा के बिहाफ पे करना है, ये सीक्रेट की आ गई जो हमने अलग से उठाया हुआ है, कॉमा लगाकर आप यहाँ पे एक और जो है ना पैरामीटर्स के दे दोगे और उसमें बता दोगे कि कितने टाइम तक के लिए ये वैलिड है। तो इसको आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना, ये इसके अंदर बड़ी चीज़ें हैं, इसको जब आप एक्सप्लोर करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का भी अंदाज़ा होगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल टोकन हमारा आ रहा है और इस टोकन को ज़रा जो है ना डिकोड करते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा राउट होना चाहिए जिस राउट पे जाने के लिए यूज़र को टोकन की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ट्रेनर के उससे लॉगिन हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं और कितने अटेंडेंस, किसकी मार्क हुई हुई किसकी नहीं, आप नहीं देख सकते। मतलब वो वाला जो राउट है ना वो प्रोटेक्टेड राउट है, उसको ट्रेनर के टोकन की ज़रूरत है। अगर ट्रेनर का टोकन उसके हेडर्स में नहीं जाएगा तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। सही है, अगर वो ऐसा ही होता ना कि किसी को भी मिल जाए तो आप लोग भी चेक कर लेते। सही है, वो प्रोटेक्टेड राउट है कि मैं तो चेक कर सकता हूँ, आप लेकिन नहीं कर सकते। तो इस तरह का कोई एक राउट बना लेते हैं ना। तो राउट्स में आके सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि अगर कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चेक कर रहा है अटेंडेंस को, स्लैश अटेंडेंस को, तो वो कहाँ चला जाएगा, अटेंडेंस पे। ठीक है, और ये अटेंडेंस का वेरिएबल बना लेते हैं। और इसके अंदर हमने जो ना इसको लेके आना है कहाँ से, राउट स्लैश अटेंडेंस। अभी अटेंडेंस डॉट जे एस नहीं है राउट्स के अंदर, जल्दी से आपने क्या करना है, अटेंडेंस डॉट जे एस को बना लेना। सही है, अब अटेंडेंस डॉट जे एस बनाने के बाद ये सारा काम तो तकरीबन मुझे चाहिए, तो उसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, सबसे पहले तो मुझे एक ही राउट चाहिए था, तो मैं जो है ना इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ। अगर कोई बंदा स्लैश पे आए, मतलब सिर्फ स्लैश अटेंडेंस पे आए, तो गेट की रिक्वेस्ट जाएगी ना, अटेंडेंस भेजेंगे यहाँ से। और यहाँ पे मुझे जो है ना ये सब नहीं करना, क्रिएट यूज़र वगैरह नहीं करना, मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स भेजना है, स्टूडेंट्स अटेंडेंस रिकॉर्ड्स फैच। सही भाई, स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड्स फैच। ठीक है, तो स्टूडेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड फैच हो जाएगा यहाँ पे, और मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे नीड नहीं है। तो सिंपल ये राउट पहले चला के देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा, जो हमने कहानी की है स्लैश अटेंडेंस के ऊपर, स्लैश ऑथ नहीं है, स्लैश है अटेंडेंस। सही भाई, सेंड मैंने करी रिक्वेस्ट और गेट है, सही है, वेरी गुड। सिंपल इसको मैं गेट की रिक्वेस्ट करूँगा और स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड फैच, इसका मतलब ये राउट तक कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी डायरेक्ट पोस्टमैन वेट करेगा, हो जाएगा पुश। ठीक है, जैसे कि अटेंडेंस की ये रिक्वेस्ट है ना, अगर मैं आपके एलएमएस पे दिखाऊं, आपका एलएमएस है ना, सही है, और ये आ गई आपकी अटेंडेंस। यहाँ पे जो ना आपके पास ए हिट हो रही होगी ना अटेंडेंस आने के लिए, तो यहाँ पे आप आ जाओ ज़रा नेटवर्क पे, ये रहा क्लास अटेंडेंस, और इसके रिस्पॉन्स में देखो ये सबकी अटेंडेंस आ रही है ना। अब ये सबकी अटेंडेंस पता है किस पे आ रही है, जब आपने इस पर हिट करी है, इस पर। सही है, API स्लैश ये इसका जो है ना URL है एंड पॉइंट का, ये जब आप इस पर यहाँ पे ऐसे करके हिट कर रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट करूँ,
आप चेक करो ये मेरे पास अटेंडेंस आ रही है, ठीक है। अब जो है ना, हो सकता है कि आप इसको अपने ब्राउज़र पे हिट करो, आपके पास अटेंडेंस ना आए। पता है क्यों? अभी इस ब्राउज़र पे मेरा टोकन सेव हो गया होगा ना, मैंने लॉगिन किया ट्रेनर अकाउंट से तो मेरा टोकन सेव हो गया। तो सिंपल जब मैंने ये वाली हिट करी ना, अच्छा मुझे एलएमएस का नहीं पता कि हो सकता है इस पर प्रोटेक्टेड राउट है या नहीं है। वैसे तो आपके पास तो नहीं जानी चाहिए ये वाली हिट, यूआई पे नहीं आ रहा है तो बैकएंड से भी नहीं आना चाहिए। अगर किसी, खैर ये बूट कैंप वाले स्टूडेंट करते हैं इसको मैनेज, अगर किसी ने फ्रंट एंड से सिक्योरिटी लगाई होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये अटेंडेंस आप भी फैच कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर एप्लीकेशन में कि अगर आपने इस तरह से हिट मार दी और आपके पास डेटा आ गया तो प्रॉब्लम है ना ये। तो इस तरह से आपके पास डेटा नहीं आना चाहिए, मेरे पास आ जाना चाहिए क्योंकि मेरा टोकन ऑलरेडी जब मैंने लॉगिन किया था तो सेव हो चुका है। अब हाँ भाई, मैं भी लॉग आउट करूँगा टोकन उड़ जाएगा और ये नहीं आएगा। हाँ, नहीं, जहाँ पे लॉगिन किया उसके लोकल स्टोरेज में टोकन आता है ना, इसके लोकल स्टोरेज में टोकन आता है। इसका जो यहाँ पे लोकल स्टोरेज है ना, यहाँ पे, सही है। तो इधर वाले पे नहीं है, इस जहाँ पे मैंने लॉगिन किया ना इस वाले पे होगा, सही है। यहाँ पे आपका टोकन जाएगा ना, यहाँ पे वीडियो खैर सेव हो जाती है, उसका इशू नहीं है। तो खैर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ रियल एप्लीकेशन की, और मुझे खैर नहीं पता कि अगर आप लोग ये वाले हिट करते हो तो आपके पास अटेंडेंस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, मुझे इसका नहीं पता क्या, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये बूट कैंप में जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड किया जाता है और ये एप्लीकेशन के ऊपर वही काम कर रहे होते हैं। अगर किसी बच्चे ने जीपीटी यूज़ किया हुआ तो आई डोंट नो कि जीपीटी क्या दे नहीं दे। तो खैर ये हो सकता है आपके पास हिट आ जाए, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हिट नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? ये वही बंदा हिट कर सकता है जिसके पास क्या हो, हेडर में टोकन हो, सही, जिसके पास हेडर में टोकन हो वही बंदा इसको हिट कर सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ ज़रा, जो ना सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ से बंद करूँगा। जब मैं इस पोस्टमैन पे हिट कर रहा हूँ ना तो हमारे पास ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ जा रहा है। हम क्या चाह रहे हैं कि ये वाला जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है सिर्फ उसी बंदे को मिले जिसके पास टोकन मौजूद है, सही है। तो जिसके पास भी टोकन मौजूद होगा हम सिंपल उसी बंदे को अटेंडेंस का रिकॉर्ड दिखाएंगे, जिसके पास टोकन नहीं होगा उसको अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे। तो टोकन ऑलरेडी हमने जनरेट किया हुआ है जब हम /auth/login की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास यूज़र आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अभी देखते हैं 404 क्यों आ रहा है। सही है, ये हो गई पोस्ट की रिक्वेस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट, और ये आ गया हमारे पास टोकन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस 5 मिनट बैठते हैं, सही ना, बस ये 5 मिनट। अच्छा भाई, ये आपके पास टोकन आ चुका है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, आप लोग देख लो, ये रिकॉर्ड में भी आ जाएगा तो घर जाके प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। टोकन हमारे पास आ चुका है, लॉगिन सक्सेस भी हो गया, मतलब यहाँ तक तो चीज़ें बन रही हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इस टोकन को ज़रा मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि इस टोकन के बिहाफ पे मैं चाह रहा हूँ कि वो राउट का डेटा मिले, जिसके पास टोकन नहीं है उसको डेटा ना मिले। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, ये जो आपके पास मिडल वेयर बना हुआ है यहाँ पे, कि कोई भी बंदा /अटेंडेंस पे आ रहा है, डायरेक्ट आप उसको अटेंडेंस पे भेज दे रहे हो। आप उसको डायरेक्ट नहीं भेजो, आप दरमियान में एक मिडल वेयर रखो, सही भाई। अच्छा, इसमें मिडल वेयर में आपको क्या क्या मिल जाएगा? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट मिल जाएगा ना ये। अगर मैं इसको कहूँ कि इफ़ अगर आपके पास टोकन है तो सिंपल आप क्या कर देना, नेक्स्ट कर देना, मतलब अटेंडेंस पे चले जाना। वरना आप क्या कर देना, वरना यहीं से रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देना ऑथ फेल्ड, सही भाई। यहीं से हम इसको क्या रिस्पॉन्स भेज देंगे, ऑथ फेल्ड, ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गई। अब ठीक है, यहाँ पे अगर टोकन आएगा तो अलग वो दूसरे मिडल वेयर में चला जाएगा, नहीं आएगा तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाएगी। लेकिन ये मिडल वेयर वाला काम जो है ना यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो होती है कि मिडल वेयर का काम मिडल वेयर के फोल्डर में होना चाहिए, सही है। मिडल वेयर का काम मिडल वेयर के फोल्डर के अंदर, इतने सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं ना, एक मिडल वेयर का भी बना ही लेते हैं। तो एक मैंने बना लिया मिडल वेयर्स का फोल्डर, सही भाई। इस मिडल वेयर फोल्डर के अंदर सिंपल हम बना लेंगे ऑथ का मिडल वेयर है ये, सही है। और इसके अंदर हमने वेरीफाई के नाम से फंक्शन बना लेते हैं और उसको एक्सपोर्ट करके वहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, सही है।
अच्छा यहाँ पे सिंपल मैं एक काम करूँगा, एक्सपोर्ट्स डॉट वेरीफाई, सही है। और वेरीफाई के अंदर ये सारा कोड मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया जो मैंने वहाँ पे रखा हुआ था। अब ये वेरीफाई वाला मिडलवेयर डायरेक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ना अटेंडेंस में जाने से पहले, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरीफाई को इंपोर्ट करके यूज़। अच्छा वेरीफाई मुझे जेसन वेब टोकन वाला चाहिए क्या, ये जो हमने मिडलवेयर में बनाया हुआ है वो वाला चाहिए, सही है। तो पहले अगर कोई स्लैश अटेंडेंस पे आएगा तो वेरीफाई करेंगे उसको, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको कहता हूँ कि अगर रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट टोकन, अगर रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट टोकन हमारे पास है तो वो हमारे पास नेक्स्ट होगा, वरना फिर ऑथ फेल्ड हो जाएगा। अगर टोकन है तो वो जो है ना नेक्स्ट हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगी, ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाएगी। ज़रा रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्टमैन पे आते हैं, स्लैश अटेंडेंस है ना, स्लैश अटेंडेंस, सही भाई। और ये गेट की रिक्वेस्ट है और यहाँ से मैंने सेंड किया, ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गई क्योंकि मैंने कोई अभी इसको जो है ना टोकन्स नहीं भेजे। तो हेडर्स में मैं ज़रा टोकन भेज देता हूँ, टोकन के नाम से लिया हुआ है ना हमने, हेडर्स डॉट टोकन लिया हुआ है ना, तो डॉट टोकन में भेज देता हूँ उसको कि हमारे पास ये टोकन चला जाएगा और टोकन की वैल्यू हो जाएगी जो आपने वहाँ से टोकन कॉपी किया था हमने, ये रहा, सही है। और आपने सिंपल इसको क्या कर दिया, सेंड, और ये देखो स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड फैच हो गया, टोकन अगर हम भेज रहे हैं तो फैच हो गया। अब इसमें एक मसला है, पता है क्या मसला है, टोकन अगर मैं कुछ भी भेज दूँ ना, मैंने देखो इतने सारे वर्ड्स हटा दिए टोकन से, मैंने टोकन भेज दिया हेलो और मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, देखो डेटा फैच हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। अब ये वाला जो मसला है ना, ये मैंने जानबूझ के क्रिएट किया है ताकि आप लोग घर पे जाओ प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे जो टोकन एक्चुअल में जनरेट हो गया है उससे डेटा फैच होना चाहिए। अपने मर्ज़ी से हमको कोई टोकन देंगे तो डेटा फैच नहीं होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हमने जो यहाँ पे कंडीशन लगाई है ना कि अगर टोकन है हेडर में तो नेक्स्ट हो जाएगा, आपने ये कंडीशन नहीं लगानी है, आपने टोकन को करना है डिकोड, सही है। टोकन को डिकोड कैसे करेंगे, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा नीचे है, ये साइन का है, मुझे यहाँ पे डिकोड मिलेगा, ये मिल गया डिकोड, सही है। तो सिंपल JWT के अंदर वेरीफाई का आपको मिलेगा मेथड, आपने इसको पता है क्या देना है, आपने सबसे पहले तो वो जो आपको हेडर्स में टोकन मिल रहा है, हेडर्स डॉट टोकन आपने दिया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट टोकन, ये आपका सिक्योरिटी की है, याद है मैंने सिक्योरिटी की सैयद मुजम्मिल जावेद लिखा हुआ था, तो ये सिक्योरिटी की के ज़रिए आप उसको डिकोड कर सकते हैं ना, तो ये आपने दिया। अब ये वेरीफाई करके इसको ट्रू या फॉल्स दे देगा, ये ट्रू और फॉल्स जो है ना सिंपल आप इफ़ के अंदर रखोगे कि अगर डिकोडेड हो गया है तो ट्रू जो है ना नेक्स्ट हो जाए, नहीं हुआ है तो नहीं होना चाहिए। मज़े की बात ये डिकोडेड पे जो है ना आप कॉल बैक दे सकते हो, ये रहा कॉल बैक देने के बाद ये डिकोडेड डॉट करके जो हमने ईमेल सेट किया था यूज़र का डॉट ईमेल, डिकोडेड डॉट ईमेल करोगे तो आपको यूज़र भी मिल जाएगा कि कौन सा ईमेल जो है ना इस यूज़र का है, सही है। तो ये चीज़ें भी आपको सिंपल वहाँ से मिल जाएंगी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हो।